बोली थी, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे क्लास के अंदर, नहीं कोई भी चीज हो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक लड़का है, उससे बोला है कि तेरी फिटनेस, वो बहुत फैटी है, बहुत फैटी मतलब बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, और उसको अपना वजन कम करना है। तो दो विकल्प है उसके पास में। पहला कि डेली, डेली मतलब पर डे 10 मिनट्स भागे, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि हफ्ते में 4 से 5 घंटे भागे वीकली। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? यही है जिंदगी का सार। जो अगर आपने डेली 10 मिनट निकाले, नहीं समझे, तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन। लोग क्या करते हैं, ये कह तो देते हैं, आसान लगता है, पर वो डेली रूटीन में नहीं लाते। डेली डिसिप्लिन मतलब, यानी कहने का मतलब, आपने जो चीज कह दी, स्टूडेंट का यही है, जो कह दी वो उसे पालन ही करना है, नहीं समझे। हम क्या सोचते हैं अपनी लापरवाही के कारण, अरे यार अगले दिन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर वो बर्डन जो होता है ना, वो हमारा दिमाग खराब कर देता है। आप बोलो, मैं आपसे बोल दूं कि यार आपका कल टेस्ट है टीपी का, आपको बर्डन आ गया एकदम, बल्कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा है पर बर्डन आ गया, क्यों? क्योंकि आपने रेगुलरिटी है ना, पूरा 1 महीना टीपी पढ़ाया है, 10-10 मिनट रिवीजन, केवल 10 मिनट रिवीजन करना है, देखना जरूर है, ये होती है रेगुलरिटी। आई बात समझ में आपके? तो अगर आप 10 मिनट में एक चीज भी प्राप्त कर ली, यानी कहने का मतलब मेरी क्लास में 2 घंटे की क्लास में एक चीज भी प्राप्त कर ली, तो और उसका रिवीजन कर लिया, कहीं नहीं जाने वाली है। और लॉ आप लोगों के लिए चंदन जी, अभी तो मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे इस क्लास के अंदर है, विद इन क्या है 5 ईयर वो ईयर कंप्लीट करके आए, तो अब उनको पता चल गया कि यार भाई होता क्या है लॉ, नहीं समझे। उनको जिस थ्योरी पकड़ में आ गई, अब थ्योरी पकड़ में आ गई तो वो तो अपने जीवन स्तर के आधार पे क्या है, वो जैसे से प्रैक्टिकली बेस पे क्या है उसको पूरा करते रहे। पर आप अगर डेली रिवीजन नहीं कर रहे या डेली अपडेट नहीं हो रहे, सॉरी, और मैं आपको बता दूं आरजेएस आरएस से भी बहुत हार्ड है। लोगों को प्री पास करके एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि चलो खेलो, प्री प्री खेलो। मेंस के अंदर सारी हवाइयां निकाल दी जाती है, जी समझ में आ गई। वो आपको नंबर ही नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है, ऐसे तो नहीं है बहुत हार्ड मार्किंग करते हैं, नहीं समझे, पर वो जो कंटेंट पूछना चाहते हैं वो उसका जवाब नहीं दोगे तो वो आपको काट देगा, नंबर ही नहीं देगा। 0 नंबर देखे मैंने, और इस बार तो कोई और वो ही नहीं दो रहा है। इस बार किस तरह से इंग्लिश के नंबर आए, वो आप मान के चलो। आईएएस बोलते हैं आईएएस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, आरजेएस उससे भी ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा सा भी सेक्शन इधर उधर हुआ, गेम ओवर। आप पूरा कंटेंट लिखा, सेक्शन गलत लिख दिया, पूरा 0 डाल देगा वो, उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि तूने चीज ही गलत लिखी है। आ रही बात समझ में? या फिर आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर रहे हैं, आपने चार्ज गलत बना दिए, बहुत अच्छा डिसीजन दिया, बहुत अच्छा चार्ज फ्रेम किया, गलत, क्योंकि जो कंटेंट दे रखा है उससे तो अलग हो रहा है। वो पूछ रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर, आप 304 में ले जा रहे हो या किसी और में ले जा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चार्ज ही गलत लगा दिया तो वो पूरा 0 दे देगा, आपकी मेहनत को 0 कर देगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस कोचिंग का जो पर्पस है वो प्री पास करना नहीं है। प्री तो आप यूं ही हंसते हंसते खेल दोगे। अभी किसी ने बच्चों ने देखा भी होगा, अभिलाषा आपने देखा है, नीलू पेपर देखा आपने एपीओ का? हेलो नहीं, अफसाना ने तो दिया है। अफसाना बोली सर मेरे 94 करके आई हूँ, 6 क्वेश्चन छोड़े उसने। वाकई में इतना करने लायक था पेपर। हिंदी इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आराम से 100 तक अटेम्प्ट कर सकते थे। बस वो है कि आपको ये नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि थोड़ा सा डाउट होता है कि गलत हो गए तो उस वक्त के लिए छोड़ने ही पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर चंदन जी आप रेगुलर रहोगे तो कहीं नहीं जाएगा लो। बच्चे आपके सामने उदाहरण है, अफसाना ने 95 किया है, और सर मेरे ख्याल से 90 आराम से स्कोर होगा उसका। 90 वेरी गुड सर, 90 या फिर ना कम से कम नहीं तो 85 तो आराम से होगा। पर फिर भी होप है, ठीक है। अफसाना मेंस की तैयारी करना है, मेंस में आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको क्या है, थोड़ा सा आपको एक दो दिन क्या है, अब मैं थोड़ा सा क्या है इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक दे देता हूँ, देखो अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है भाई, इतना लिखाने का है नहीं है, नहीं समझे। तो सबसे पहले सारे बच्चे अपने नोट्स ले लें,
क्योंकि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, अपने सीनियर से बात कर ले, जो भी इनके पास है उनसे नोट्स ले ले और घर जाके देखे बेरेट से और उन दोनों के साथ में कंपैरिजन करना। और मैं आपको बता दूं मेंस की ट्रिक ये है कि आपको पहले जो पूछा। सर मेरे मिलाई थी, लॉ में 2 गलत है 66 में से, और हिंदी में ज्यादा गलत हो गए थे, 5 गलत हो गए हिंदी में। कोई बात पर फिर भी क्या, हिंदी इंग्लिश का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 64 में से अगर 64 सही है, 66 में से 2 गलत है। 64 यार, मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि केस स्टडी आई थी तो वो तो करनी जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है। 4 केस आए थे, तो सही कह रही है, 66 में से 4 केस आ गए तो 66 ही करने थे। 4 छोड़ दिया इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ही गलत है। बहुत अच्छा स्कोर है, मैं कह रहा हूँ 95% है, तो आप इसको वो मत लो ज्यादा दिन पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा था कि पहले आपको क्या है, पीरियड की लैंग्वेज याद रखनी है। और लैंग्वेज का क्या है, देखो, या फिर कट टू कट जो लोग होते हैं ना, कट टू कट बेरेट याद करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। पहले तो आप बेरेट को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक चीजें नहीं आएंगी। मैं आपको बेरेट पढ़ा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है, एलिमेंट्स कौन कौन से उसके अंदर, ये छांटने की कोशिश करो। और एक लैंग्वेज बनाओ जिसके आधार पर आप उसको क्या है पूरी तरह से लिख सको। ये चीज नहीं आई आपको, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है। और मैं आपको बताऊं बेरेट की क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि शैल और मे का कितना फर्क पड़ता है आप जानते ही। भैया आप कौन होते हो विधि को इंटरप्रिटेट करने वाले। जब बेरेट में लिख दिया तो जज भी उसको वही फॉलो करेगा, और आप अपनी तरफ से लैंग्वेज कुछ भी बना देते हो, नंबर आप जानते हो कैसे आएंगे। इसीलिए मेंस में नंबर नहीं आते बच्चों के। बच्चे क्या करते हैं, बेरेट लिखते हैं और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आंसर देने की कोशिश करते हैं, समझदारी दिखाते हैं। वो लॉ बोलता है यार इंटरप्रिटेशन हमने इसीलिए लिखा है, आरजीएस में इंटरप्रिटेशन भी इसीलिए ही है, लॉ में भी इंटरप्रिटेशन इसलिए कि भैया आपको अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, न्यायालय करेगा। और वो भी कैसे, किताबों कानून को देख के। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप बेरेट की लैंग्वेज देखिए और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए। जब आप इसको बनाएंगे ना धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ये प्रोसेस है। इसको यहां तक आने में आपको साल भर लग सकता है, और यही साल भर की तैयारी होती है। सोच रहे एक दिन में मैं इसको कंटेंट बना लूं, ना ना ना, एक दिन में नहीं होता है। वो बेरेट को पढ़ने के बाद में कौन सी चीज एकदम, वो कहते ना कि एकदम आंखों के सामने आते कंटेंट है, अच्छी ये है, अच्छा ये है, ये है, और फिर उसको लैंग्वेज से अपने हिसाब से लिखना। चीज समझ में आए। और देखो अब जो पूछा जा रहा है, अब क्या पूछा जा रहा है, पहले पूछते थे डिग्री क्या है, क्या पूछते थे पहले, व्हाट इज डिग्री। अब वो ये क्या पूछना चाहता है, डिग्री के साथ साथ में वो आगे भी बढ़ जाता है। अब आप क्या करते हो, डिग्री के साथ साथ में आपने डिग्री की सारी चीजें लिख दी, वो आगे वाला एक्सप्लेन ही नहीं किया, या फिर उस पे किया वो छोटा मोटा करके छोड़ दिया। भैया जितना ये वैल्यू रखता है इतना ये वैल्यू रखता है, मान के चलिए 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर ये वैल्यू रखता है और 1.5 नंबर ये वैल्यू। आपने इसको समझाया और इसका 1 पॉइंट ही समझाया, तो ऑब्वियसली कितने में से नंबर दे रहा है वो, 2 में से। और आप कितनी उम्मीद कर सकते हो उससे, 1। समझ रहे हो ना आप, आपने कितने का अटेम्प्ट किया, इसका 1 नंबर आधा नंबर का अटेम्प्ट किया और इसका 1.5 नंबर का अटेम्प्ट किया, ये पूरा अटेम्प्ट किया, ये थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, तो 2 नंबर में से आप कर दिया आपने अटेम्प्ट। वो नंबर कितना देगा, 50% मान के चलो। अगर इस तरह से हर मार्क्स में कितने, अब दो गौर से देखो, 30 क्वेश्चन, अब साला कितने क्वेश्चन आए थे मेंस में इस बार, सर 22 आए थे दोनों में। 22-25 मान के चलते हैं। 25 में से अगर हर में से 2 नंबर काट लो, मैं तो कह नहीं रहा 6 नंबर का, वहां तो आपको 2 नंबर भी आए तो 4 नंबर सीधे कटते हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपके 2 नंबर काट दो तो सीधे नंबर कितने कट गए। अब आप बताओ कितने नंबर आए। ये होती है आंसर राइटिंग। आप क्या करते हो कि ये ना पहला वाला एक्सप्लेन कर रहे हो उसको बहुत लंबा एक्सप्लेन कर देते हो, आगे वाले के साथ न्याय नहीं करते। अफसाना और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह ध्यान दें कि भाई जो डिग्री, अब अफसाना आपका थोड़ा अपग्रेड करो इसको, कैसे करो कि डिग्री बता दी, अब डिग्री पूरी सीपीसी में कहां पर है ये आपका विकल्प है, क्योंकि 1 साल पढ़ लिया, पता चल गया खाए, तो वो क्वेश्चन, वो आगे वाला क्वेश्चन है वो इसी आधार पे सॉल्व होगा। जैसे मैं बोलता हूं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो सब लोग आगे होके बोलेंगे 2-11 2-11 2-11, ठीक है लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
उसके विरुद्ध कैसे प्रवर्तन कराया जाता है। अब दिमाग फिर गया, क्या अवयस्क के विरुद्ध, क्या अवयस्क लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो पूरा बेरेक्ट में आपको देख के जाना है, और इसे कहते हैं आंसर राइटिंग। एक टॉपिक लो, पूरा का पूरा लिख डालो, जितना भी सीपीसी में लिखा है, जितना भी सब्जेक्ट में लिखा है। क्यों? उससे जितना भी कंटेंट आपके पास आएगा, उससे फिर मैटर कहीं जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गया कि कहीं से ही पूछ ले, हम जवाब दे देंगे। ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। केवल एक सेक्शन तो लेके यहीं पे एक सेक्शन पढ़ लेते हैं और चलो आगे बढ़ लेंगे, पीछे बाद में देख लेंगे, नहीं, इस सेक्शन का आगे देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप बनाइए अपनी तरफ से क्वेश्चंस, और उसको पूरा जहां भी कोई सब्जेक्ट में, चाहे सीपीसी में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे टीपी में हो, वहां पर क्या दे रखा है उसको देखना है। लिमिटेशन में क्या दे रखा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या दे रखा है। जैसे इंजेक्शन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये चीजें जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक नहीं आएगी। लोग, बच्चे क्या सोचते हैं, टीपी पढ़ लिया, खेल खत्म। नहीं, उसको कनेक्ट करना है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। उसने यही से डिग्री के संदर्भ में टीपी से रिलेटेड पूछ लिया, बंधक डिग्री, तो आप बताओ क्या करेंगे? ऑर्डर 34 तो चल जाओगे, पर टीपी में भी आना पड़ेगा। मेरी बात समझो। क्या पट्टे के बारे में भी क्या है, पट्टे का भी मामला ऐसा आता है, वहां पे भी डिग्री दी जाती है कि नहीं दी जाती? कब परिवेशन हो जाता है, क्या नामंजूर कर दिया तो वो क्या है, पट्टे के लिए आपने गए और वहां पर नामंजूर कर दिया, तो क्या वो डिग्री होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया, आप घूम गए, यार पट्टा और टीपी कहां आ गया? और सीधा सा थ्योरी है, बात को नामंजूर कर रहा है, डीम डिग्री। अगर नामंजूर कर दिया तो डीम डिग्री होगी भाई। चीजें आपने कनेक्टेड नहीं की, तो आंसर राइटिंग क्यों हार्ड पड़ती है? क्योंकि बच्चा मेहनत नहीं करता, केवल डिग्री पढ़ के आगे बढ़ रहा है। उसको देखना है कि और कहां कहां डिग्री दे रखी है। प्रारंभिक डिग्री कहां दे रखी है किताब के अंदर, तो बेरेक्ट के अंदर सब बेरेक्ट पे लिखा हुआ है। अंतिम डिग्री कहां दे रखी है? प्रारंभिक डिग्री देखो यहां पर दे रखी है, दो प्रकार की डिग्री होती है, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री। अब ये दे रखो, ऑर्डर 20 में जाके देखिए ना, वहां दे रखी है कि कितने प्रकार की डिग्री है, 12, 13, 14, 15, 16। यहां पर प्रारंभिक डिग्री प्रदान की जाती है, क्योंकि निर्णय और डिग्री का ऑर्डर कौन सा है? 20, वहां पता चलेगा आपको। और ऑर्डर 34 में आपको देखना ज्यादातर अंतिम डिग्री मिलेगी। तो देखो इस तरह से होता है क्वेश्चन पूरा। आप क्या करते हो, डिग्री पढ़ ली, कंटेंट पढ़ ली, आगे बढ़ गए। अरे कंटेंट तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ में और कहां लिखा हुआ है, इतना ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए जज को। आप केवल एक चीज पढ़ के और जज नहीं कर सकते, जजमेंट कर ही नहीं सकते आप। तो अब जो आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सिखाई नहीं जाती, आंसर राइटिंग खुद ही करनी होती है। बच्चों को कंटेंट बनाने होते हैं, डिग्री से रिलेटेड कहां क्या लिखा हुआ है, तो मैं कहां तक बता सकता हूं, मैं कहां तक समझा सकता हूं आपको। ये तो आपकी क्या मेहनत है कि आप उसको कहां देखते हैं। इसीलिए कहते हैं आंसर राइटिंग बहुत कठिन होती है। आंसर आपके पास जब कंटेंट पूरा होगा तो आंसर लिख पाएंगे, और उसको भी बार बार में क्यों देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास में मैटर हो गया कम से कम नहीं तो 10 पेजों का। कितने का पेज का हो गया मैटर? 10 पेजों का मैटर हो गया, परंतु वहां पूछ कितने का रहा है? 3। अब उस 10 पेज को 3 नंबर के में कैसे लिखते हो, ये होती है आंसर राइटिंग। नहीं समझे? ये आपकी बुद्धिमत्ता बताएगी कि मैं कौन से कंटेंट, वहां वो जो पूछ रहा है वो लिखो। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा क्या है, मेहनती वाला है। हम कितने भी क्वेश्चन दे दें, आप सोचते हो कि हम दे देंगे, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं रिपीट हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकते हैं, पर अब जो सिनेरियो चल रहा है, इस बार आरजेएस अफसाना ने दिया है, इस बार जो क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं वो ऐसे ही पुटअप किए जा रहे हैं कि वो आगे पूछता है, और आगे इतना डिफिकल्ट करके पूछता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और ये कब सॉल्व होगी? जब आप पहले दिन से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कहां क्या क्या दे रखा है उसके बारे में भी कनेक्टेड करिए, और तब जाके एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डिग्री एक, केवल डिग्री क्या है ये क्वेश्चन नहीं है, डिग्री कहां पर है, क्या समझौता डिग्री की अपील हो सकती है, ये भी क्वेश्चन बन गया। इसी के आगे आ गया क्वेश्चन बन गया। अब 97 में या 96 में, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो आंसर राइटिंग इस तरह से होता है, ये आपकी मेहनत होती है। अब टीचर कितनी करा देगा? हम आपको एक एक सेक्शन करा सकते हैं, एक एक बात करा सकते हैं। आंसर राइटिंग तो क्या है, ये सेल्फ होती है कि आदमी का कितना मेहनत की है और उसको कैसे लिखेगा। 10 पेज को 3 नंबर में लिखना है, बताओ
सर आपका कैमरा हिल गया है क्या? मेरा कैमरा हिल रहा है? हाँ, क्या फोकस सभी को हिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, हल्का धुंधला धुंधला हो रहा है सर। धुंधला आ रहा है। ओके धुंधला। ओके 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 2 सेकंड रुकिए, शायद मैं कैमरे को थोड़ा साफ कर देता हूँ। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कैमरा क्या है। अभी भी आ रहा है ना? हाँ सर, फोकस बिगड़ा, कैमरे पे कुछ दिख नहीं रहा आपके अलावा। ओके ब्लर्ड हो गया है। ये तो एक सेकेंड। हाँ, मुझे भी लग तो रहा है कि ये ब्लर ब्लर थोड़ा सा क्या है, हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब दिखाई दे रहा है? तो आप इस बात को थोड़ा समझे, नहीं समझे? मेंस की, क्योंकि ये सीपीसी है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट निकलते जाते हैं और चीजें क्या है, हाथ से फिसलती जाती है। तो ये तैयारी मेंस की, अभी देखो, क्योंकि आपने 1 साल हो गया सारे बच्चों को, ठीक है, सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने। हाँ भाई, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए। अब ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप, मैडम इधर बैठ जाइए, ये बैग डालो, है कि नहीं? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको साथ में, ठीक है। और इसमें कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, हम केवल चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ बेटा दिखा दो एक बार। क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग खुद करनी है, कहाँ कंटेंट दे रखा है, कहाँ नहीं दे रखा, और मुझे चेक करा दो ताकि मैं देख सकूं। नहीं समझे? और मैं आज से क्या एक सीरीज भी चालू कर दूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा, कुछ टॉपिक दूंगा, उससे रिलेटेड आपको पूरा अध्ययन करना है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं कि वो आती है। हर चीज का तो क्वेश्चन, ऐसे तो हर सबसेक्शन में क्वेश्चन बन रहा है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको क्या है, देखना है। तो मैं अब मेंस की जो तैयारी कराता था, मैं आपको तो ऑनलाइन में जान सक्सेस नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा, और संडे के दिन, ठीक है, आपको आना है, मैं उन क्वेश्चनों में से बता दूंगा, इन क्वेश्चनों का आंसर लिखिए। कम से कम नहीं तो पर डे कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि मैं खुद मेहनत कर रहा हूं मेंस के हिसाब से, क्योंकि प्री तो हो जाता है बच्चों का, मेंस नहीं निकल पाता। और मैंने आपको बता दिया किस तरह से नंबर देता है। सर आप ये मान के चलो, वो बैठा ही आपको फेल करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसे अच्छा जज चाहिए जो निर्णय कर सके। उसे ऐसे नहीं है कि रट्टू तोता आ जाए और वो क्या क्लियर कर जाए तो बाद में प्रॉब्लम हो जाए। और वैसे ही एडवोकेट बहुत ज्यादा वो पीछे पड़े हुए कि ऐसे जज बने हुए हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आपकी नॉलेज इस तरह से होगी, और क्यों शर्मा रहे हो? तो मैं कहता हूं घंटे का एक 2 घंटे निकालिए, कोर्ट में जाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करिए अपने दोस्तों के साथ में, सीनियर से डिस्कशन करिए, कोई तो होगा। और वकील तो सबसे बड़ा ये है कि वो अपना ज्ञान झाड़ने में एक नंबर है, बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं समझे? तो आप पूछो तो सही, क्योंकि लॉ डिस्कशन का पार्ट है, क्योंकि जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे ये चीज आएगी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चंस मैं क्या देते जाऊंगा, देखो शायद मैंने आज बनाया कि नहीं बनाया क्वेश्चंस। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, मेंस के अंदर जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूं या फिर जो भी मैं टॉपिक मैं नहीं दे पाता हूं, आपको उससे एक से रिलेटेड, यानी जैसे मैंने अगर डिग्री बोल दिया है तो डिग्री से रिलेटेड कम से कम 5-6 केस स्टडी आपकी होनी चाहिए। मैं कितने केस निकाल सकता हूं, आप समझो इस बात को, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका आंसर क्यों दूसरों से अच्छा नजर आएगा जब आप उसके साथ में एक स्टार बना के केस लिखोगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया कि हाँ यार ये केस स्टडी पे भी क्या है। अब हर केस 23 या 25 क्वेश्चन है और सब में एक केस डाल दिया आपने, तो चांद लगा दिया आपने उस क्वेश्चन पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं नहीं दे पाऊं, वैसे मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं दे पाऊं तो उससे रिलेटेड आप क्या है केस स्टडी ढूंढने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज मैंने सारा मेहनत कर रहा हूं, मैं केस स्टडी भी दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं केस लिखा दूंगा आपको, सारी चीजें करा दूंगा, बस याद करने की जिम्मेदारी। और हाँ, अगर संडे को पेपर नहीं हुआ, सारे बच्चे आएंगे जो ऑनलाइन के बच्चे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, घर पे आएंगे, चाहे ऑटो लगे चाहे कुछ भी लगे, चाहे किराया लगे, संडे को घर पे आएंगे, पेपर लूंगा तो पेपर देंगे, अदरवाइज जो भी कंटेंट पढ़ा दिया उसको मुंह जबानी सुनाएंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप केवल ऐसे ही निकाल दो इसको, क्योंकि अब जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मान के चलिए 75 से कम नहीं जाएगी एपीओ की,
क्योंकि जब अफसाना 90 और इतना कंप्लीट कर रही है, 95 और इतना, तो आप ये मान के चलो दुनिया में और भी कई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं लगातार। तो आप ये मान के चलो कि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, और अगर आप सीरियस नहीं हुए अभी से ही, तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आप? एडवोकेसी करिए बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन हो रही है, और 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको, या तो फ्रस्ट्रेशन है। चलिए, तो आज हम सीपीसी पे आते हैं, ठीक है। हाँ, सीपीसी क्या है? देखो, विधियां कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। लॉ कितने प्रकार का होता है? लॉ जनरली क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सारभूत विधि, सब्सटेंशियल लॉ, या जिसे मौलिक विधि भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है प्रक्रियात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रोसीजर लॉ। तो सारभूत विधि क्या होती है? सारभूत विधि वो विधि होती है जो व्यक्ति के अधिकार, दायित्व और उसके ड्यूटीज के बारे में बताती है कि तुम्हारा क्या राइट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बताया ना, आपको आने जाने का राइट है, ठीक है, कहीं भी विचरण करने का अधिकार है, टीपी के अंदर आपको अंतरण करने का अधिकार है, कांटेक्ट करने का अधिकार है। जी, समझ में आ गया आपको? तो जो अधिकार बताते हैं, और सामने आपने देखा होगा टीपी के अंदर सामने वाले कर्तव्य भी थे। विक्रय करेगा, क्या उसके अधिकार होगा क्रेता के, और विक्रेता के क्या अधिकार होंगे। तो जो अधिकार, जो विधि अधिकार और दायित्व को बताती है, वो कौन सी विधि होती है? जी, समझ में आ गया? और इन अधिकारों का करें हम, क्या करें हम अधिकारों में? रास्ते का अधिकार दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक उसे इन्फोर्स नहीं कराएंगे तो कोई फायदा नहीं है। सामने वाले ने रोक लिया, चीज समझ में आ गया आपको? आपको रास्ते का अधिकार था, सामने वाले ने रोक लिया, अब क्या करें? लड़ाई करें? नहीं, उसको कोर्ट में जाके क्या कराना है? इन्फोर्स कराना है कि नहीं कराना? प्रवर्तन कराना है कि नहीं कराना? तो जो अधिकारों को प्रवर्तन कराने वाली विधि होती है वो कहती है प्रक्रिया। आगे बस बहुत सिंपल है। एक तो बात बच्चे मेरी ध्यान देंगे, जितना ज्यादा सिंपल वे से समझेंगे ना, एक तो ये सीपीसी इतनी बड़ी है कि आदमी से ज्यादा क्या आदमियों का दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार इतना पढ़ना नहीं। सबसे बड़ी बात है बेसिक चीजें ध्यान रखें, क्योंकि हम बेसिक रूट पे ध्यान देते नहीं है और पूरा अंदर घुस जाते हैं। भाई तैरने से पहले थोड़ा बहुत हल्का बहुत वो समुद्र में से कूदने से पहले तैरना आना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज आप रखो, बेसिक थ्योरीज पकड़ में आ गई तो चीज अपने आप ही समझ में आ जाएगी। जी, समझ में आ गया? तो मैं क्या बता रहा हूं कि जो मौलिक विधि है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जिस विधि के माध्यम से इन्फोर्स होती है उसको कौन सी बोलते हैं? प्रक्रिया। ठीक है, जैसे आपकी सीपीसी होती है और क्रिमिनल में कौन सी होती है? सीआरपीसी। जी, समझ में आ गया? जैसे आईपीसी यहां पर बता रखा है आपके कि भाई कोई चोरी करेगा तो दायित्व तो बता रहा है कि नहीं बता रहा सबके? मैं शांति से रहना चाहता हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे साथ में कोई अपराध हो, पर किसी ने अपराध कर दिया तो कहां इन्फोर्स कराऊंगा? तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंशियल लॉ है। ठीक, समझ में आ गया? मौलिक विधि है कि भाई ये हमारे अधिकार और कर्तव्य कि मैं शांति से बना रहा हूं, कोई मेरे साथ छेड़छाड़ी नहीं करे, कोई मेरे साथ गलत काम नहीं करे, कोई किसी को ना मारे, ठीक है, और सामने वाले का कर्तव्य कि वो भी ऐसा ना करे, किसी के ट्रेसपास ना करे, किसी की चोरी ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको इन्फोर्स कराने के लिए कहां जाते हो आप? सीआरपीसी। चीज समझ में आ गया? 2 तरह की विधियां होती है। तो सीपीसी कौन सी विधि है? प्रक्रियात्मक। ये बात याद रखना। चीज समझ में आ गया? जितने भी लॉज पढ़े आपने लॉज पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारा सीरीज क्या थी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया आपको, फिर उसके बाद में आपको कॉन्टेक्ट पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद में मेजर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा तो हिंदू लॉ सब भी ये क्या है आपके पर्सनल वही है, मौलिक विधि। उसमें बता कौन विवाह कर सकता है, अधिकार दे रखा है कि नहीं दे रखा? ये समझ में आ रही है? तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, और इसके बाद में फिर मैं आपको क्या है प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं। कौन सा समझ में आ गया आपको? तो पहले आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? माइंड में थोड़ा बहुत होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो जब हम मौलिक विधियों को क्रियान्वयन करने के लिए कोर्ट में जिस माध्यम से जाते हैं उसको कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। ठीक, समझ में आ गया? और सीपीसी क्या है? एक प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है, कि वाद संस्थित करने से लेकर
अधिकार जब हुआ ना खत्म, आपको वायलेटेड हुआ, उसके बाद वाद संस्थित किया, तो वाद संस्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर जब निष्पादन की कार्रवाई की जाती है तब तक की कार्रवाई की क्या होती है, प्रक्रिया विधि हमें क्या है, उसको नियंत्रित करती है सीपीसी। वाद संस्थित करने से लेकर और निष्पादन तक की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाली और विनियमित रेगुलेट करने वाली विधि कौन सी है, सीपीसी है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। और ये शुद्ध रूप से कैसे बताऊंगा, ये शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। कोई भी कहे सर इसमें सबटेंशन, अरे भाई आटे में अगर नमक पड़ जाता है तो पूरे आटे को नमक तो नहीं कह देते आप, उसको तो आटा ही कहेंगे आप। थोड़ा बहुत नमक पड़ गया तो एक दो जगह अधिकार बता भी दिए, नहीं समझे, तो उसे क्या है, प्रक्रिया विधि नहीं कहे, वो क्या है, मौलिक विधि नहीं कहेंगे। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, ये गलत जवाब है। वो साफ साफ प्रक्रिया विधि है, क्योंकि बता रहा है कि किस तरह से एविडेंस लिए जाते हैं, किस तरह से नहीं लिए जाते हैं, साफ बता रहा है। क्योंकि थोड़ा सा मूल अधिकार बता, मौलिक वो बता दिया उसमें। विबंध का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक विधि है कि कोई किसी के साथ में इस तरह से कार्रवाई नहीं करेगा, अगर कोई वचन दे दिया तो उसको पालन करिए, एस्टोपन लागू हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? तो वही केवल क्या है, सबटेंशियल लॉ है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, कौन साक्ष्य देगा। जी समझ में? यहाँ अधिकार क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, यहाँ प्रक्रिया बता रखी है, पहले तू देगा, फिर तू देगा, फिर तू देगा। आई बात समझ में आपको? तो जो प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है, वो क्या बताती है, इन्फोर्स करने के बारे में, कि किस तरह से आपके अधिकार है वो इन्फोर्स किए जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह की विधि है, तो आपको पता चल गया सीपीसी क्या है। केस स्टडी में एंड में लिखाऊंगा, क्वेश्चन में एंड में लिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आइए चलते हैं इसके वर्गीकरण। तो पहली चीज समझ में आ गई हमको, सिंपल है। अभी तो आज पहली क्लास है और पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज क्या है, डिसाइड करती है आगे। आइए अब इसका देखो रूप देख लेते हैं, स्वरूप देख लेते हैं, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। बहुत बड़ा है, बच्चों को लगता है आधे से ज्यादा तो क्या है, साइज देख के ही डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वर्गीकरण में हम इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं हम इसको, 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली बात तो याद रखिए आपने, 158 सेक्शंस है इसके अंदर, ये छोटी छोटी बातें तो याद रखनी चाहिए आपको। ऑर्डर्स, अगर आपने ओ लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपीसी, हाँ कई क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, सर आंसर जब लिख रहे हैं पहले ही सेक्शन लिख दे या फिर एंड में सेक्शन लिखे, डजंट मैटर, उसको मतलब नहीं है। और आपकी एक एक लाइन चेक करता है वो, तो वो समझ जाता है कि यार इतना समय क्यों बर्बाद करो, जो कंटेंट चाहिए वो तो मिल गया मेरे को, चाहे आगे लिखो, चाहे पीछे लिखो, चाहे शॉर्ट में लिखो, चाहे लेंथ में लिखो, उसको ये मतलब नहीं होती। उसको जो क्वेश्चन पूछा गया वो सही होना चाहिए। तो भाई बच्चे क्या नॉनसेंस वाले क्वेश्चन सही है कि सर पहले सेक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? कई लोग बोलते हैं सर ये तो डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन नहीं है, तुम तो समझदार रहे हो, इतना तो वो क्या है, खाना खाता है। नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन, तो कितने सेक्शन है अपने पास, 158। ऑर्डर्स कितने हमारे पास है, 51। ठीक है, और हमारे शेड्यूल्स भी है यहाँ पर। शेड्यूल मतलब यानी अनुसूची भी दे रखी है। अब देखो प्रक्रियात्मक विधि की सबसे बड़ी खासियत है कि वहां पर क्या है, शेड्यूल जरूर होगी। जैसे सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में 2 तरह की शेड्यूल है। एक तरफ तो एक पहली शेड्यूल में तो ये बता रखा है कि कौन ट्रायल करेगा कौन नहीं करेगा, किसके द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, तो टेबल बना रखी है। ठीक है, दूसरी बता रखा है उसका प्रारूप, फॉर्म, कि भाई समन किस तरह से होगा, वारंट किस तरह से होगा, बॉन्ड किस तरह से भरा जाता है, आरोप किस तरह से लगाए जाते हैं, ये सब फॉर्मेट बता रखे हैं, प्रारूप बता रखा है। तो यहाँ भी क्या है, शेड्यूल में क्या है, प्रारूप है। समझ में आ गया क्या है, प्रारूप है। वही समन का क्या प्रारूप होगा, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर है, प्रोसीजर होगी आपकी तो समन जारी करेगा न्यायालय। यहाँ वारंट तो नहीं होगा, पर यहाँ पर कुर्की का आदेश देगा, तो कुर्की का आदेश कैसा होता है, तो वो सब चीजें क्या है यहाँ पर प्रारूप बता रखा है। किससे बता रखा है, शेड्यूल। ठीक है, आइए तो सीपीसी को मेनली हम क्या है 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट या ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहले पार्ट पे अगर हम सेक्शंस के आधार पे चले, देखो 2 भागों में होगा, पहले तो सेक्शंस होंगे और आगे ऑर्डर्स दे रखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको।
देखिए क्या दे रखा है, सीआरपीसी में ऐसा नहीं दे रखा, सीपीसी में दे रखा है। अब क्यों दे रखा है सर, इसलिए दे रखा है वहां 484 सेक्शन है, कितने हो गए, कितने सारे सेक्शन, मतलब सेक्शन के अंदर ही रूल्स बता दिए। आप समझो इस बात को, उसने सीआरपीसी ने क्या किया, उस सेक्शन नंबर 9 है उसी के अंदर इतने सारे 8-8, 9-9, 10-10 रूल्स बता दिए। तो मतलब वो उसको रूल्स मान लो सीपीसी के तहत, क्या फर्क पड़ रहा है, वहां संख्या ज्यादा बढ़ गई, यहाँ संख्या बढ़ ही रही है, 158 ही है। तो उसने क्या किया, बहुत अच्छा ये काम किया कि आधे चीजें इधर बता दी सेक्शंस में छोटे शॉर्ट में, और उसी को एक्सप्लेन करके कहाँ बता दिया, ऑर्डर्स के अंदर। मतलब समझ में आ रही है, उस चीज को जैसे आपको मैं बताऊं ऑर्डर सेक्शन 75 से लेकर 78 कमीशन के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, कमीशन के बारे में, 3 सेक्शन 4 सेक्शन, और इसी को ऑर्डर 26 लंबी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, और उसमें हो सकता है कम से कम नहीं तो कम से कम 20 से ज्यादा आपके सब रूल, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है आगे। सेक्शंस में थोड़ी बहुत बताइए, उसको बाद में और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए क्या बनाया, ऑर्डर्स बनाया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को एक साथ ही पढ़ लेना। उन दोनों को जब पढ़ने बैठे कभी भी, जब पूरा सीपीसी हो जाए तो दोनों को कनेक्टेड करके एक साथ ही, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो यही रहता है कि जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के साथ साथ ही हम क्या है उस सेक्शंस को भी पढ़ते जाते हैं, ताकि चीज दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए। ऐसे नहीं सेक्शंस हम पहले खत्म करेंगे या ऑर्डर हम बाद में देखेंगे, नहीं, जो जो चीज साथ साथ में होगी उसको साथ साथ में करते जाएंगे। जैसे देख के आइए सेक्शन 26 देख के आइए क्या लिखा है, आप डायरेक्ट लाए सर, अच्छा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है, वादों को संस्थित किया जाना, सेक्शन नंबर 26 में। अब आइए ऑर्डर 4 देख के आइए, ऑर्डर 4 देख के आइए, इसमें देखो ये पलटने की आदत डालो। ऑर्डर 4 क्या है, वही है सेम टू सेम। तो कहने का घबराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने देख लिया कि यार इसमें तो सेक्शंस भी ऑर्डर भी है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है उसी। हाँ हिमांशु जी, सॉरी मैं क्या दिख नहीं रहा, आप बताइए हिमांशु जी। वो बता रहा था मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है उसको ज्यादा, क्योंकि बच्चों को इजी हो जाए, कानून को समझना आसान हो जाए, तो उसने हर चीज को लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं आप, हाँ अपना स्पीकर बंद करें, तो नहीं तो मेरे को क्या ऐसा लगता है कोई कह रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो घबराने की इससे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शंस क्या कहते हैं, इसके ऑर्डर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हेलो हिमांशु जी, स्पीकर आप बंद कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। ठीक है, तो हम सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन 3 भागों में डिवाइड है। सेक्शन में 3 भागों में क्या है, पहला है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। देखिए कोई भी सूट फाइल करेंगे, ठीक है, तो वादों को संस्थित किया जाएगा, वादों को संस्थित करेंगे। तो किस तरह से संस्थित करेंगे, किस तरह कोर्ट में जाएंगे, किस तरह से नहीं जाएंगे, कहां से कहां तक दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 35 तक। यहां पर मैं सेक्शन से रिलेटेड जा रहा हूं, ऑर्डर से नहीं जा रहा अभी मैं, ये समझ आ गया। तो 1 से लेकर 35 तक का देखिए, आप देखिए 33 देख के आइए, 33 ऑर्डर 33, क्योंकि सभी मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं सीपीसी, ठीक है, आप सना को छोड़ते हुए, इसीलिए सबको क्या है थोड़ा देखिए। सेक्शन 33 निर्णय पहुंच गया, देखो कितनी है, 33 तक ही निर्णय तक पहुंच गया। ये मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा, सारा चीज बताऊंगा। तो मतलब 33, फिर उसके बाद में निर्णय देगा, तो फिर क्या है, ब्याज भी तो देगा। भाई आप केस लेके गए कॉन्ट्रैक्ट का कि सर इसने मेरा 10,000 रुपए का नुकसान कर दिया या इतना पैसा ले लिया, तो निर्णय के साथ में क्या है, जो भी आपका 3 साल का पीरियड है तो उस साल का ब्याज तो लेगा ना, अगर पैसे से संबंधित है।
तो ब्याज है, और केस किया तो कुछ खर्चे होते कि नहीं होते आपके, वकील की फीस, सबकी फीस, वो किसमें दे रखी है, सेक्शन 35। आ रही बात समझ में? तो पूरा केस यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, ये समझ में आ गया, निर्णय तक आ गया यहाँ पे। अब निर्णय के बाद में उसका क्या करना है, निष्पादन। क्या करना है, एग्जीक्यूशन। देखो निष्पादन, क्रिमिनल और सिविल में ये अंतर समझ लिए, निष्पादन की कार्रवाई पुलिस करती है। जैसे किसी को सजा दे दी जाती है तो पुलिस अपने आप जेल ले जाएगी, तो कोई करने की जरूरत नहीं है पक्षकार को। परंतु सिविल में ना उसकी गलती अपराध किया, ना उसने अपराध किए, तो कोर्ट ने एक बार ऑर्डर भी दे दिया कि आप इसको बी को 10,000 रुपए दीजिए, 10 लाख रुपए दीजिए। अब अपराध तो है नहीं है, तो वो नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। जो निर्णय आ गया उसकी वो पालना नहीं कर रहा। तो अब वो आदमी जो 10 लाख रुपए की जिसको डिग्री जारी की गई थी, वो आदमी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा, सर इसका आप निष्पादन कराइए, ये खुद तो कर रहे नहीं रहा। तो निष्पादन कैसे करेंगे, उसकी संपत्ति को, समझ में आ गया, क्योंकि अपराध तो है नहीं, गिरफ्तार तो करेंगे नहीं, समझ में आ गया। तो उसकी जमीन की कुर्की करेंगे, फिर सेल करेंगे। ये सब कौन सी कार्रवाई होती है, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई। हरी बात समझ में? तो जितना काम इसमें लगता है, इतना ही समय इसमें भी लग सकता है अगर एक्टिव नहीं है तो। और यहाँ पर वाद कब तक समझा जाता है, वकील केवल यहाँ तक नहीं, निर्णय आ गया खेल खत्म, यहाँ तक कई लोगों को पता ही नहीं होता। वो क्या करें, इसकी अलग फीस देंगे। अरे क्यों देंगे, वो एडवोकेट जो होता है वो यहाँ से लेकर निष्पादन की कार्रवाई प्लस अपील संस्थित, अपील भी तो होती है भाई। यहाँ निर्णय आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया, सामने वाले ने अपील कर दी कि सर ये गलत हुआ है, या इस तरह से गलत तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, अपील हो गया, तो वही एडवोकेट आपका चलता रहेगा। ये ऑर्डर 3 देख के आओ, वकील के बारे में बता रखा है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, वो सॉरी क्या प्लीडर है कि नहीं है, कि वकील कौन होगा कौन नहीं होगा, क्या उसकी चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, कहां तक वो रहेगा, क्या उसके दायित्व होंगे क्या नहीं होंगे, सारी चीजें बता रखी है। तो कहने का मतलब है वाद किस तरह से संस्कृत किया जाएगा, और दूसरे पार्ट में उसका निष्पादन की बात कर रहा है। और तीसरा जो पार्ट है वो है आनुषांगिक कार्रवाइयां। अब ये कार्रवाई कौन सी होती है, देखो बीच बीच में कई ऐसी चीजें आ जाती है, बीच बीच में ऐसे कई, जब आपका सूट फाइल हो रहा है तो बीच में ऐसी कई कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, पक्षकार की मृत्यु हो गई, अब क्या करें, उस वाद का क्या होगा। तो ऑर्डर 2 देखिए, 22 देखिए, ये है अपना, ये 36 से लेकर आपके 75, ऑर्डर 22 देख के आइए एक बार। पक्षकार की मृत्यु, अब केस चल रहा है, बीच में आदमी मर गया, या दिवालिया हो गया, या उसका शादी हुई है, तो उसका केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कार्रवाई जो आनुषांगिक कार्रवाई है, ये वाद के दौरान हो रही है, बीच बीच में। मेरी बात समझ में आ गया। कोई केस को वापस लेना चाहता है, ऑर्डर 23 प्रत्याहरण, जी समझ में आ गया, केस कर दिया, बाद में समझौता हो गया, समझौता डिग्री यही मिलती है 23 के अंदर। आई बात समझ में आपके। बीच में कमीशन जारी करवाना है, कमीशन आप समझते ना, कमीशन कि सर मैं तो नहीं जा पा रहा, एक दूसरा आदमी नियुक्त कर दीजिए ताकि वो उसकी परीक्षा कर ले, सब कुछ कर ले, ये समझ में आ गया। न्यायालय के माध्यम से एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, कमीशन के बारे में बता रहे। आई बात समझ में। तो सीपीसी का ये फॉर्मेट है, आपने सूट फाइल किया और निर्णय आने, निष्पादन आने के बीच में अगर कोई कार्रवाई हो रही है, उनको कौन सी कार्रवाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे कि भैया पहला ही चीज क्या है कि अगर कोई है ना, कमीशन, पहला ही चीज है कमीशन। 75 अगर हम सेक्शन के बिहाफ से देखें तो 76 से लेकर नहीं सॉरी ये 74 तक है, या 76 से 78 तक कमीशन पहला ही है। आ रही बात समझ में। तो ये यहां से लेकर, और इसी में क्या है, निष्पादन के बाद में अपील के प्रोविजन यहीं पे आ जाता है, 96 से लेकर सारी चीजें हैं यहीं पे आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा सीपीसी सेक्शंस के आधार पर 3 भागों में डिवाइड है। अब सेम टू सेम देखो कहां से कहां तक गया,
75 to 158, ठीक है। अब सेम टू सेम ऑर्डर की तरफ भी चलते हैं हम। सेक्शंस को डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। अब हम ऑर्डर्स को डिवाइड कर लेते हैं 3 भागों में। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20A किसके बारे में बात कर रहा है? उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। सारी बात समझ में? उन्हीं को चीजों को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अभी मैं पूरा चार्ट बताऊंगा आपको, घबराने की एक चीज आएगी आपके सामने, पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर निष्पादन की कार्रवाई कौन सी उसमें दे रखी है? एक क्वेश्चन पूछा गया था जेलों के अंदर, कुल कितने ऑर्डर 21 के अंदर सब क्लोज है? कितने अफसाना? 106 106। देख के ये जेलों का क्वेश्चन था कि टोटल पूरे कितने रूल्स है ऑर्डर 21 के अंदर? 106 के अंदर। आधी बात समझ में? अब सबसे बड़ी बात कि सर 101 106 करने होंगे क्या? मैंने पहले ही कह दिया, मोटा मोटा ध्यान रखना है। इतना महान आदमी नहीं बनना है कि एक एक ऑर्डर पे आपको कमांड होनी चाहिए। पहले स्वरूप को देखिए, तब उसके अंदर घुसने की कोशिश करिए। आप पहली बार में अंदर घुस जाएंगे, डूब जाएंगे। 106 में से मैं जो बताता हूं उससे बाहर आज तक ना क्रिमिनल उसमें गया, किसी भी एग्जाम में नहीं गया। अफसाना ने तो दिए एग्जाम, चाहे जेलों का एग्जाम दिए, चाहे आरजेएस का एग्जाम दिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और कम से कम नहीं तो मैं 30 से 40 ही और रूल्स ऐसे बताता हूँ बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस ही है उसको देखो, जो इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसको क्यों देखना। हाँ, एक बार रूल्स याद कर लो, रूल्स का टाइटल याद कर लो, अंदर क्या चीज रखी उसको चीज छोड़ो। चलो, और ऑर्डर 22 से लेकर ऑर्डर 51 तक ये वही वाली बात है, अनुशासनिक कार्यवाही, अपील वपील के कमीशन से रिलेटेड सब चीज आ रही है। जैसे मैंने बताया था ऑर्डर 26 कमीशन, आई बात समझ में आपको? कमीशन बताया ना, तो कहां पे आ रहा है? आगे बात में तो पूरी सीपीसी सेक्शन को ही एक्सप्लेन करके ऑर्डर्स बनाए गए, उसको विस्तार रूप से बताने के लिए ऑर्डर्स बनाए गए। जी समझ में आ गया आपको? तो एक क्वेश्चन आता है, धारा और ये आदेश, ये ऑर्डर मतलब आदेश, इन दोनों में अंतर क्या है? क्वेश्चन आ जाता है। तो धारा और आदेश में क्या अंतर है? तो देखिए, आप छोटी बात समझिए, यहीं पे मैं बहुत सारी चीज बताता हूं। ये मैंने बताया था विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो इन सेक्शंस के अंदर, धाराओं के अंदर सारभूत प्रक्रिया है। क्या है? सारभूत प्रक्रिया है, मतलब मौलिक विधि की बात कर रहा है कुछ कुछ, और कुछ कुछ प्रक्रियात्मक की बात कर रहा है। जी समझ में आ गया? जैसे अंतराविभाज्यवाद, इंटरप्लीडर सूट, अगर आप जाएंगे ऑर्डर 35 सेक्शन 88 के अंदर जाएंगे, कौन ला सकता है, किसका अधिकार है, तो सारा अधिकार ही बता रखा है। और उसके बारे में क्या है? प्रक्रिया भी है थोड़ी, पर लेंदी प्रक्रिया क्या है? और ये कौन सी विधि है? ये क्या है? प्रक्रियात्मक है, पूरी तरह से प्रक्रियात्मक है। तो कहने का मतलब है सेक्शंस के अंदर कुछ मौलिक के साथ साथ प्रक्रिया भी दे रखी है, पर रूल्स में पूरी की पूरी क्या है? प्रोसीजर ही है। पहला अंतर समझ में आ गया? जी समझ में आ गया? धीरे धीरे आपको पूरी, अभी तो सीपीसी है आपके पास, कहीं नहीं जाएगा आपका माइंड, ठीक है। दूसरा जो अंतर आता है, दूसरा अंतर ही आता है कि भाई अमेंडमेंट कौन कर सकता है? अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो यहाँ देखिए, केवल और कौन? विधायिका। विधायिका में आप जानते हो सब कौन है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, क्योंकि समवर्ती सूची का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है सीपीसी। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि कहां पर है, देख के आओ, और 7 या 8 में ही दे रखा है, ठीक है। शेड्यूल उसके अंदर क्या है? अनुसूची 7 के अंदर, अनुसूची 7 के अंदर 7वां 8वां या 9वां पॉइंट है सीपीसी, समवर्ती सूची का पार्ट। आगे बात समझ में? तो समवर्ती सूची का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। आगे बात समझ में? परंतु ऑर्डर के अंदर राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्लस हाई कोर्ट भी, ये ध्यान रखने, क्या ऑर्डर के अंदर हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट कर सकता है। आइए देख के आइए, देख के आइए, पार्ट 10 सीपीसी,
यानी सेक्शंस क्या है, पार्ट्स में दे रखे हैं, 10 भाग है उसके अंदर, तो शायद 9 देख के आओ, 9 देख के आओ। नियम लिख रखा है, रूल्स, तो रूल्स मेकिंग पावर किसकी है, हाई कोर्ट दे रखा है। नियम बनाने की शक्ति किसको है, 10 में दे रखा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शंस के अंदर अगर संशोधन करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। और एक याद रखना, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये पूछ लेते कई बार, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है तो दोनों ही कर सकती है। परंतु यहाँ पर जो ऑर्डर्स है उसके अंदर कौन संशोधन कर सकता है, विधायिका के साथ साथ में। याद रखनी चीजें छोटी छोटी। आई बात समझ में? मैडम आप एक काम करना, इन सब के पास में, आपके पास नोट्स है कि नहीं है? सबसे पहले तो नोट्स लो, सबसे पहले नोट्स कराइए। आपने अक्षरा के जेरोक्स कराए थे क्या? नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नोट्स इतने अच्छे हैं जिसके कोई हद नहीं है, चीज समझ नहीं आनी चाहिए। अफसाना आपके पास नोट्स कंप्लीट है? बिल्कुल, अफसाना आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अंकित आज आया नहीं है, आप ले सकते हैं, आज ले लेंगे। अफसाना, दीपक जी जानते हो ना आप, पहले ले गए। हाँ, तो उनको दे देना, एक दिन के लिए दे देना, और एक दिन के अंदर ही क्या है, जेरोक्स करा देंगे, है? हाँ, तो जो भी है आप करा सकते हो क्या? पर ये क्या कराते क्यों नहीं? ये दीपक जी करा देंगे, और ये अभी बता देंगे किन किन को। हिमांशु जी सर, आप मैनेज कर लेंगे सर? मेरे को दे दो सर, मैं जेरोक्स करा दूंगा, सबको बांट दूं। नहीं, जेरोक्स तो नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे पास अभी हिंदी के हैं, अफसाना हिंदी मीडियम है, हिंदी के हैं। तो मेरे तो हिंदी चलती है सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश है, ऐसा नहीं मेरे पास इंग्लिश भी है, पर वो मेरे पास यहाँ पर है। नहीं सर, हिंदी बेटर रहता है या प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज वही है इंग्लिश? ठीक है, ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी क्या हिंदी में ही होती है, चीज आनी चाहिए समझ में, नहीं समझे? तो जिसके पास नहीं है वो क्या है, दीपक जी से ले ले, बता दे दीपक जी को, नंबर दे रखा है ग्रुप पे, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और किस किस को लेना है वो दीपक जी बताएंगे, एक्स्ट्रा वो उसी हिसाब से कराएंगे, चार्ज जो होगा उनको तुरंत दे देना। चंदन जी आपके पास तो है? मैं पढ़ता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा सर, मैं नहीं करवाऊंगा जेरोक्स। तो आपके पास पहले जेरोक्स नहीं थे क्या? नहीं सर, मैंने तो लिखे थे हाथ से, पर उनमें वो कंप्लीट नहीं है सर। नहीं, फिर तो आपने कुछ चीजें तो छूट रखी है आपकी। हाँ, वो कुछ बीच में, कुछ लास्ट का छूटा हुआ है सर। लेने के तो बाकी ये दीपक जी हमारी क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। जी जी सर। ग्रुप में ऐड है क्या नंबर? हाँ, ग्रुप में ऐड है उनका नंबर, ठीक है। एक बार क्या है, वो हाई कर देंगे अभी ग्रुप में, ठीक है, और उनसे आप बोल देना जो। और आपके पास अभिलाषा, नीलू, सुरभि आपके पास नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। हाँ बिल्कुल, 3-4 जने तो यही हो गए क्लास के अंदर, 2 जने 6 जनों की जेरोक्स करा, ठीक है। आपके पास है? हाँ। अच्छा, तो 4 जनों की करवा लेना आप, ठीक है। 4 और 5 हिमांशु जी की, 5 जनों की, ठीक है, 5 करा लेना। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अब मेरे थ्रू चलने वाला हूँ, नहीं समझे? आपको मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ये 1.5-2 महीने में खत्म होता है अगर मैं नोट्स निकालने लगूंगा, नहीं समझे? तो इतना समय है नहीं है, आज से सभी आने वाली है आपके, ठीक है। रिसेंटली कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर देगा, आपके मई में पेपर हो जाएंगे और जुलाई के लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे मेंस के। तो अपने पास में इतना समय नहीं है, 6 महीने। तो हम कोशिश करें कि इसको क्या है, सीपीसी, सीपीसी और ये जो तीनों एक्ट है नए, उनको कंप्लीट करें। और मैडम आपका थोड़ा सा देख लेना है कि इनका सबका कंप्लीट हो रहा है। हाँ, इंग्लिश के मैडम के पास है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो भूल ही गया था, ठीक है, ये मोदी कॉलेज की बच्ची है, ठीक है। तो चलते हैं। तो ये क्या अंतर समझ में आ गया आपके? चीज समझ आ गया, कहां से कहां तक दे रखा है, तीसरा अंतर हो जाएगा। चीज समझ में आ गया आपके? तो ये दोनों चीज देख रहे हैं। अब हम चलते हैं और सेक्शंस पे। तो सेक्शंस को क्लासिफाइड कर रहे हैं अब हम धीरे धीरे कि कितने भागों में है। तो 10 भाग से बताए थे, देखे थे आपने 10 भाग है। अब एक एक को देख के आते हैं, क्योंकि जब तक ये चार्ट याद नहीं होगा आगे याद नहीं होगा कुछ भी। ये चार्ट की आज की क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप चार्ट को मेमोराइज करिए। देखे तो सही सीपीसी में अंदर क्या है, जब आपको बाहरी रूप ही नहीं पता चलेगा, अंदर घुसने से तो और कंफ्यूज हो जाओगे।
तो मोटा मोटा समझते हैं हम, अब सेक्शंस को देखते हैं और फिर इसके बाद में ऑर्डर्स को देखेंगे। ये 3 चीज समझ में आ गई तो पहले क्या है, एक एक चीज करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर जो तीसरी बात होगी वो तीसरी बात होगी मिक्सअप सेक्शन और ऑर्डर। कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो कौन कौन से ऑर्डर के साथ में मिक्स हुए हैं, ठीक है, तो उसका भी हम चार्ट बनाए। 3 चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं यहाँ पर। तो ये कोई चार्ट नहीं था, ये तो मैंने वर्बली समझाया था। अब देखिए चार्ट देखिए आप, और इसी चार्ट पे आपको पूरी सीपीसी आ जाएगी। देखो कितना सीक्वेंस से लिखा हुआ है उसने, कोई टेंशन ही नहीं होगी बच्चों को। इतना आसान तरीके से सीपीसी के जो निर्माता है उन्होंने ही बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप, अगर हम सेक्शंस का डिवाइडेशन करें, सेक्शंस को वर्गीकरण करें, तो जो 1 से लेकर 8 है सेक्शंस, उसमें प्रीलिमिनरी प्रारंभिक कुछ बातें बता रखी है, कहां पर लागू होगा, कहां लागू नहीं होगा, राजस्व न्यायालय उसकी अधिकारिता क्या है, प्रेसिडेंसी न्याय, यानी छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है ना हर सेक्शन में। वो जो प्रारंभिक होता है, कोई भी पेरेंट देखेंगे उसके अंदर प्रीलिमिनरी होता है, नाम वाम विस्तार यही सब चीजें आती है इसके अंदर, कहां पर लागू होगा कहां पर लागू नहीं होगा। तो ये प्रारंभिकता की बात है। तो इस सब बात से हमारे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क अब पड़ता है सेक्शन नंबर, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट, अब मैं क्या कह रहा हूं, कितने भाग है इसके अंदर 10, वो उसमें नहीं है, सेक्शन ही सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं हम, सेक्शंस को क्या हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर पार्ट फर्स्ट किसके से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है पूरा बताइए, ठीक है। साधारणतः वादों को संस्थित करना, साधारणतः वादों को संस्थित करना। अब साधारणतः देखो वाद किस तरह से संस्थित किए जाते हैं, आपके अधिकारों का वायलेशन हो गया तो सबसे पहले आपको बता रहा है वो सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14, ठीक है, ये बता रखा है आपको वाद संस्थित किया, वाद संस्थित करना, ठीक है। नहीं वाद संस्थित करना, देखिए क्या दे रखा है, वादों के विषय, वादों के विषय में। देखिए सूट बहुत तरह के होते हैं, क्या ये सिविल नेचर सूट है या नहीं है, सिविल नेचर का सूट भी कौन सा है, नहीं समझे। तो ये सब के बारे में पता है वो यहाँ बता 9 से लेकर सेक्शन 9, ठीक है। और यहीं पे पूर्व न्याय निर्णय और ये सब यही आ जाते हैं, जी समझ में आ गया। अगर पहले निर्णय आ गया तो संस्थित नहीं कर सकते। तो ये वादों के विषय में बताता है। फिर बताते हैं आपके 15 से लेकर 25 स्थान, कि भाई किस स्थान पर आप सूट फाइल करोगे, आपकी कोटा में लड़ाई हुई है, मुंबई में आके सूट फाइल करोगे क्या, तो मैटर करता है ना आपका प्लेस, तो कौन से स्थान पे किया जाएगा। फिर आपका 26 यहां पर बता रखा है, जब आपको वाद भी पता चल गया अपना, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता भी चल गया कि सिविल नेचर का सूट है, आपको यही पता चल गया कि रेस जुडिकेटा लागू नहीं हो रहा, पूर्व में कोई क्या वो नहीं है, और आप ये भी देख लिया किस स्थान पे करना है, तो आपको क्या करोगे, इंस्टीट्यूट करोगे, वादों का संस्थित किया जा रहा, आप सूट फाइल करोगे। अब सूट फाइल कैसे करते हैं, 2 प्रतियों में, सिंपल है। ऑर्डर 4 देखेंगे आप या सेक्शन 2 देखेंगे, उसमें बहुत ही 1 या 2 ही ऑर्डर रूल है, समझ में आ गया कि भाई क्या करेंगे आप 2 प्रतियों में करेंगे, और जो भी प्रति में न्यायालय को पेश करेंगे और वो क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेगा, जो भी न्यायालय का अधिकारी होगा स्टैम्प लगाएगा। और जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको तो अच्छी तरह पता है, आपको तो केवल क्या है उसमें देनी होती है। अगर कोई कोर्ट में जाता है, कोई कोर्ट में गया है तो उसने देखा डीजे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ एक वो चैम्बर बना हुआ है, उसमें केवल देना है, आपने बात बना के उनको, समझ में आ गया। अब वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसमें क्रमांक डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो वादों को संस्थित किया जाना। अब वाद को संस्थित करने के बाद क्या होगा भाई, समन जारी किया जाता है, पक्षकार को नोटिस दिया जाता है कि भाई आइए। 27 से लेकर आपके पूरा देख लीजिए, 27 से लेकर 32 समन, चीज आ गई आपके समझ में, समन और प्रकटीकरण, भैया जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उनको प्रोड्यूस करिए। आ रही बात समझ, देखो सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, बात संस्थित होने के बाद समन किया, अब समन सबको होता है, साक्षियों को होता है, सबको होगा। अब मैंने बताया बहुत आसान था, 33 में क्या दे दिया इन सबको देख के,
जजमेंट लेकिन डिग्री देती, क्योंकि सेक्शन से बहुत सारभूत बातें लिखी हुई है, प्रक्रियात्मक बातें कहाँ लिखी हुई है, ऑर्डर्स में। उधर विस्तार से पढ़ेंगे और सेक्शंस के क्या है थोड़ा सा देखो। फिर 34 जो भी ब्याज होगा और 35 से लेकर 35A एंड 35B, ये जितने भी खर्चे होते हैं, अब ये खर्चे कौन से होते हैं? देखिए, साक्षियों को बुलाने के खर्चे नहीं है, वो तो बीच में बताएंगे। कोई विटनेस को आपने बुलाया और वो सामने वाला आ गया, आप नहीं आए, तो उसको आने का खर्चा हो गया। भाई हर आदमी धंधा करता है कि नहीं करता, उसकी एक दिन की जड़ी मारी गई है तो कोर्ट उसे क्या दिलाता है, खर्चे। तो वो खर्चे यहाँ खर्चे नहीं है। यहाँ कौन से खर्चे है? आपने प्लीडर नियुक्त किया, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, जेरोक्स कराई, न्यायालय शुल्क दिया और कमीशन नियुक्त किया, कितने सारे लोग हैं, तो उन सबके खर्चे जोड़ के, जैसे आपको नुकसान हुआ 10,000 रुपए का, अब वकील किया आपने 10,000 रुपए का, आपके अलग खर्चे मान के चलो 10, 20 तो यही हो गए, और खर्चा आपका वो हुआ तो पूरे कितने हो गए? 30,000 तो खर्चे ही हो गए, प्लस इसके साथ क्या मिलाया जाता है? इंटरेस्ट। आ रही बात समझ? ये कहना चाह, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये देखो कितनी सिंपल है, और यहाँ पे हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं हमारा, पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड किसके बारे में था? अब भाई लेने आ गया तो उसका क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा? और वो कहां से कहां तक दे रखा है? सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक। आगे बात समझ में? यहां पर बेसिक चीजें दे रखी है, और ऑर्डर 21 उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, किसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कुर्की किस तरह से की जाएगी, सेक्शन 60 आपने बहुत पढ़ा है, किस किस चीजों को कुर्की किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सेक्शन 60 इसकी बात कर रहा है। ये समझ में आ गया? गिरफ्तार में महिलाओं को छूट दी जाती है, कैसे कैसे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो सारी चीजें इसमें क्या निर्णय के बाद में कार्रवाई होती है, निष्पादन की कार्रवाई, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई। ठीक है, कौन सा न्यायालय निष्पादन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सब देखेंगे आप। क्या ट्रांसफर किसी दूसरे न्यायालय को, आप कोटा के हो, प्रॉपर्टी है मुंबई, तो कौन सा न्यायालय उसका निष्पादन करेगा, मुंबई वाला या कोटा वाला? तो ऑब्वियसली वाली बात है, जहां संपत्ति स्थित है वहां करेंगे। तो ये व्यक्ति उसको क्या है, ये कोर्ट उसको क्या कर देगा, आंसर है। पर ये पक्षकार दोनों कोटा में रहते हो, तो प्रॉपर्टी कहाँ है, कहीं और हो सकती, तो उसको क्या करेगा, अंतरित न्यायालय, अंतरित निष्पादन न्यायालय। तो यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ लेंगे सेक्शंस के अंदर। आइए अब तीसरी चीज देखते हैं। अब तीसरे में क्या आता है? अब देखो तीसरे में बहुत सारी चीजें आती है आपकी। तीसरे पार्ट में क्या है? आनुषांगिक। ठीक है, कौन सी? आनुषांगिक। अब सबसे पहले ही बता दिया इसके अंदर कमीशन। क्या बताया? कमीशन बताया। कहां से? 75 से लेकर, छोटी सी बेस बात बता दी। फिर ये चार्ट आपको बनाना है, मेरे याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपको चीजें देखती जानी होगी। फिर आपको देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, पार्ट 4 में विशेष मामला नहीं, विशेष मामले हैं। अभी विशेष मामले कौन कौन से होते हैं? ज्यादातर आपने पार्टी सुनी है, एक पक्षकार दूसरा पक्षकार। क्या राज्य सरकार भी पार्टी हो सकती है? तो राज्य सरकार के विरुद्ध और राज्य सरकार के द्वारा, ये विशेष मामले होते हैं। आगे बात है, विदेशी जो व्यक्ति है वो भी सूट फाइल कर सकता है, तो वो भी यही पता रखते हैं। तो वो कहां से कहां तक दे रखा है? देखिए, राज्य सरकार या सरकारी का, सरकार के द्वारा ये दे रखा है 79 से लेकर 87, ठीक है, 82 तक दे रखा है। ठीक है, फिर जो विदेशी होते हैं वो बात कर सकते हैं, तो वो कहां दे रखा है? वो दे रखा है 83 से लेकर 87A। और हमारे जो भूतपूर्व शासक है उनकी प्रॉपर्टी का मामला है, तो वो कहां सूट फाइल करेंगे? वो सूट फाइल करते हैं यहाँ पर, उनके द्वारा या उनके विरुद्ध बात करते हैं, तो वो कहां करते हैं? भूतपूर्व शासक, वो है 87B। समझ में आ गया? और अन्य जो है, ठीक है, अन्य है वो है 80, सॉरी, अंतर विभागीय मामला, इंटर प्लीडर सूट कहते हैं। अब इंटर प्लीडर सूट क्या होता है? देखिए, छोटा सा बताया मैं आपको, आपके पिताजी
पिताजी थे, उन्होंने पिताजी ने मेरे पास में कोई चीज रख दी कि ये संदूक आप संभाल के रखिए, ये बॉक्स आप संभाल के रखिए, उसमें ज्वेलरी है, ठीक है। ए व्यक्ति ने मेरे पास रख दी। अब ए व्यक्ति की डेथ हो गई, उनके एक्स और वाई क्या है, बच्चे। अब वो मेरे से क्या ले रहे हैं, संदूक मांगेंगे कि हमारे पिताजी का क्या दे दीजिए, संदूक दे दीजिए। अब मैं किसको दूं दोनों में से? वो कह रहा है मेरे को दो, मैं बड़ा हूं, वो कह रहा है कि मेरे को दो, मम्मी मेरे साथ रहती है।